Good morning, students. Uh, Yesterday we have covered the merits of company. Now moving towards the next topic is demerits, or we can say disadvantages of company. The first demerit is complexity in formation. फॉर्मेशन वाला पॉइंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सब में देखा था और अब तक हम यही पढ़ते हुए आए, पार्टनरशिप में भी, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, कि इट इज़ ईजी टू फॉर्म. वाई? बिकॉज देयर इज़ नो एक्ट, देयर इज़ नो artificial person, there is no law who will make these partnership or sole proprietorship. तो कहने का मतलब इनकी फॉर्मेशन कैसी थी, इजी थी. हम आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, इन सबको आसानी से ओपन कर सकते हैं और जब चाहें क्लोज भी कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन काफ़ी लेंदी होता है. जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी लेंदी होगा क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं. क्यों होती हैं? क्योंकि कंपनी को रजिस्टर करना अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 कंपलसरी होता है. और जब आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती हैं. लाइक रजिस्ट्रार ऑफिस गए, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लिया, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया, एप्लीकेशन सबमिट किया. तो देयर आर वेरी लेंदी प्रोसेस एंड सो मच लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू फॉर्म अ कंपनी. इसीलिए कह रहे हैं कंपनी को फॉर्म करने का या कंपनी को ओपन करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है. अब देखिए आपकी बुक में क्या कह रहे हैं. द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. Many legal formalities have to be completed, many documents have to be prepared and submitted, various permissions have to be obtained to perform these activities, experts are hired who charge high fees, even registration fees have to be paid to the registrar. तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, लेंदी प्रोसीजर होता है और परमिशंस भी लेनी होती हैं. परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हम अपनी कंपनी ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं, ये कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, तो कैन वी ओपन, कैन वी डू दिस टाइप ऑफ बिज़नेस और नॉट. परमिशन हो गया. फिर उसके बाद हम अलग अलग वर्क के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग वर्क के लिए बाहर से एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं. तो वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, अच्छी खासी अपनी हाई फीस चार्ज करते हैं. इवन जब हम रजिस्ट्रेशन कराने भी जब कंपनी का जाते हैं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हैं. ठीक है. तो कहने का मतलब देयर इज़ वेरी लेंदी प्रोसीजर टू फॉर्म अ कंपनी. सेकेंड इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी. अगर आपको याद हो तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में हमने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरल पब्लिक को शो नहीं होती है. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पब्लिक को शो नहीं करनी होती, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो. तो हमें यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को शो करना नहीं होता. इस वजह से यहाँ पर सीक्रेसी मेंटेन रहती है. लेकिन कंपनी में जहाँ पर कई सारे मेंबर्स हैं, कई सारे शेयर होल्डर्स हैं और सारे शेयर होल्डर्स अलग अलग एरिया से, अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं, और यहाँ पर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक को शो करने होते हैं. वाई? जब तक पब्लिक को ये मालूम नहीं होगा कि ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, कितने साल प्रॉफिट कमाया, कितने साल लॉस कमाया, तो तब तक कोई भी पब्लिक का मेंबर उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना ही उस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदेगा. तो इस चीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए, पब्लिक को शो करने के लिए, उनको अपने P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह पब्लिक को शो करने होती हैं, जिसकी वजह से सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती. तो कंपनी में लैक ऑफ सीक्रेसी रहती है. सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी, यहाँ पर हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होता है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है, उसको भी एक एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है. तो इस वजह से भी हमारी सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट. इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट सेज दैट कि जो यहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वर्किंग कंडीशन हो या
लेबर की या एम्प्लॉयज़ की हम बात करें तो इन्वायरमेंट थोड़ा सा इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल मीन्स कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो पाता किसके बीच में, एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड के बीच में। जैसे हमने आपको पहले बताया था, बिज़नेस जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था बिज़नेस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। इट मीन्स कि जितना आप एफ़र्ट डालेंगे अपने बिज़नेस में, जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट अर्न होगा। कम मेहनत करेंगे, कम एफ़र्ट डालेंगे तो कम प्रॉफिट होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एफ़र्ट्स एंड रिवॉर्ड। मतलब जितना एफ़र्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। हायर विल बी द एफ़र्ट, हायर विल बी द प्रॉफिट, एंड लोअर इज़ द एफ़र्ट, लोअर विल बी द रिवॉर्ड। तो दिस इज़ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द एफ़र्ट्स एंड रिवॉर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर एक काम के लिए, हर एक वर्क के लिए हमने बाहर से मैनेजर्स को, शेयर होल्डर्स खुद तो वर्क करते नहीं हैं, ना डायरेक्टर्स वर्क करते हैं, तो हमने हर एक वर्क के लिए बाहर से एक्सपर्ट को, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर किया होता है, जिनको हर महीने मंथली हम उनको पर्टिकुलर फ़ीस या कहें हम सैलरी देते हैं। तो उनका कहाँ से मतलब डायरेक्ट रिलेशन हुआ? ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस में या कंपनी में जितने भी वर्कर्स हैं वो अगर अच्छा एफ़र्ट करेंगे, अगर कंपनी में मान लीजिए कभी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो इससे जो हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी सैलरी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। कहने का मतलब कि अगर बिज़नेस में कम प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो तो इसका किसी भी तरह से इफ़ेक्ट हमारे जो मैनेजर्स हैं या हमारे जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी सैलरी पे नहीं पड़ता, उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है। अब देखिए आपकी बुक में क्या कह रहे हैं, कंपनी इज़ नॉट मैनेज्ड बाय ओनर्स बट इट इज़ मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। These managers get salary for their services, so there is no direct relation between the efforts and reward. The increase in company's profit will not increase the income of managers. Hence, there is lack of motivation and incentive to perform efficiently. कहने का मतलब अगर कंपनी वर्कर्स ने अच्छा वर्क किया, सारे मैनेजर्स ने अच्छा वर्क किया, कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, तो इससे प्रोफेशनल एक्सपर्ट की सैलरी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। या दूसरी तरफ दूसरी सिचुएशन देखिए कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं हुआ, वो लॉस में चली गई, तो भी उनकी सैलरी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी और फीस फिक्स्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एफ़र्ट्स और रिवॉर्ड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, इस वजह से उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाती। भाई मोटिवेशन कैसे होगा? जैसे हम वर्क करें तो आप हमको मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम रिवॉर्ड दीजिए, इंसेंटिव दीजिए, तो दैट इज़ द मोटिवेशन। उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगी? चाहे हम कितना भी काम कर लें, चाहे कंपनी में कितना भी अच्छा प्रॉफिट अर्न हो जाए, हमारी सैलरी तो फिक्स्ड है, हमको उतना ही अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, मोटिवेशन लैक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। नेक्स्ट इज़ न्यूमरस रेगुलेशंस। न्यूमरस रेगुलेशंस में कह रहे हैं कि देयर आर सो मैनी रूल्स, देयर आर सो मैनी रेगुलेशंस मेड फॉर अ कंपनी बाय द कोर्ट, बाय द लॉ। मतलब लॉ ने एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, उसके लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए, जिनकी वजह से डे टू डे, वो रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से हमारी जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस या वर्किंग है उनमें डिस्टर्बेंस होता है। जैसे अब देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंप्लाई विद वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज़ एट डिफरेंट स्टेजेस एंड देयर इज़ पेनाल्टी इफ़ द कंपनी फेल्स टू मीट एनी ऑफ द फॉर्मेलिटीज़। कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको कंपनी को कंप्लीट करना होता है, और अगर कोई कंपनी अगर उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं कर पाती है या टाइमली वो वर्क या वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रही है, तो उनको हेवी पेनाल्टी पे करना होता है। जैसे फॉर्मेलिटीज़ में आपकी हो गई कि आपको एनुअल, देखिए लिखा हुआ है 4th लाइन, अ कंपनी हैज़ टू फाइल रिटर्न एंड एनुअल रिपोर्ट्स विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सारी कंपनीज़ को अपनी रिटर्न और एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करना होता है। मतलब एनुअल रिपोर्ट्स मतलब साल में आपको कितना लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुए, जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करना होता है।
और इसी तरह से बाकी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको कंपनी को पूरा करना होता है, ये लॉ ने बोला है। अगर उसमें से किसी भी एक फॉर्मेलिटीज़ को आप मिस कर जाते हैं तो हेवी पेनल्टी आपको पे करना होगा। तो कहने का मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे वर्किंग को या डे टू डे ऑपरेशन को डिस्टर्ब करती हैं। तो इस वजह से दे आर सो मच रूल्स एंड रेगुलेशंस and they are so much day to day working which disturb day to day operation of the workers। यही फॉर्मेलिटीज़, यही सारे रेगुलेशंस जो हैं वो हमारे वर्किंग को, हमारे जो ऑपरेशंस हैं, काम है कंपनी का, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट लाती हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th वन इज़ डीले इन डिसीजंस। ये पॉइंट देखिए आपको समझाने का कोई बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है, वो इसलिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा कि एक सिंगल ओनर होता है जो सारी चीज़ें मैनेज और कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला सिर्फ सोल ट्रेडर सिंगल पर्सन होता है। तो इस वजह से डिसीजन लेने में हमें बहुत ज़्यादा डीले नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, वो आपस में मिलके मीटिंग करते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, कंसेंट लेते हैं, उसके बाद जाकर एक डिसीजन बनता है। तो यहाँ पर भी हमारा डिसीजन में डीले होता है। वैसे ही कंपनी में भी होता है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। एक डिसीजन को लेने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स से उनकी राय ली जाती है, एडवाइस ली जाती है, कंसेंट लिया जाता है कि अगर हम ये डिसीजन बनाएं रिलेटेड टू द कंपनी, अगर ये लिया जाए तो व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट, सबकी इससे राय ली जाती है। तो इसी वजह से हमारा डिसीजन लेने में डिले हो जाती है, देर हो जाती है। देखिए आपकी बुक में लिखा है, इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग और आफ्टर कंसल्टिंग वेरियस पर्सन्स, and once decisions are taken, these have to be communicated to everyone, which is again a lengthy process as a large number of people are working in company at different levels। तो वही चीज़ें हमने जो आपको शॉर्ट में बताई कि हर एक डिसीजन को लेने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जाती है, जिसको हम बोर्ड मीटिंग कहते हैं, और तब उसी मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स, सारे डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है और उनसे कंसेंट लिया जाता है, एडवाइस लिया जाता है कि ये डिसीजन कैसे होगा। फिर उसके बाद अगर डिसीजन ले लिया गया है तो जितने भी लेवल्स हैं, जितने भी लोग हैं कंपनी में, उन सबको कम्युनिकेट किया जाएगा। 3 लेवल हमने आपको बताए थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो हर एक पर्सन जो भी कंपनी में वर्क कर रहा है उसको ये सारे डिसीजन के बारे में बताया जाएगा, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो इस वजह से एक डिसीजन लेने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डिले होता है। ठीक है, 6th वन इज़ ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ओलिगार्किक का मतलब पता होना चाहिए। ओलिगार्किक वर्ड बना है ओलिगोपोली से। अभी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे। कई तरह की मार्केट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट। सबसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक, और फिर लास्ट में आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है कि उसमें जो मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो ओनर ने एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर दिया, तो सारे मार्केट में जितने भी उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं उसका प्रोडक्ट का प्राइस वही वो रखते हैं। कहने का मतलब पूरे मार्केट में उसी की चलती है, ये होता है ओलिगोपोली। उसी से बना है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ओलिगार्किक मैनेजमेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि कहने के लिए हमारी जो कंपनी है वो डेमोक्रेटिक है। जैसे हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है ना, कि हम सबको फ्रीडम है हर सब कुछ करने का, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक, है ना, हर चीज़ का फ्रीडम है, आज़ादी है। तो हमारी कंट्री कैसी कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। वैसे ही कह रहे हैं कि कंपनी भी डेमोक्रेटिक नाम की होती है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला, सारी चीज़ों को हैंडल करने वाला कौन होता है? डायरेक्टर्स होते हैं। चाहे वो डिसीजन हो, चाहे कोई भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ को डिसाइड कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। वो शेयर होल्डर्स के बारे में ना सोचते हैं, ना उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन उन्होंने इलेक्ट करके डायरेक्टर्स को बना दिया। तो अब डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेगा, जो चीज़ कहेगा, वही सारी चीज़ें अप्लाई होंगी।
तो कहने का मतलब डेमोक्रेटिक कंपनी कहने के लिए है, लेकिन सारी चीज़ें कंट्रोल में किसके होती हैं? अंडर द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें डायरेक्टर्स के हाथ में हो जाती हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स कुछ कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे कि एग्जांपल में आप सोचिए कि हाउस के कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं, ठीक है। कहने के लिए तो हम जो और भी स्टूडेंट्स होते हैं वो भी हाउस में होते हैं, लेकिन जो हाउस की कंट्रोल पावर या डिसीजन या राइट वगैरह किसके हाथ में होता है? कैप्टन और वाइस कैप्टन। जो वो कहते हैं वो सारे मेंबर्स को मानना ही मानना होता है, बस उसी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट मतलब जैसे अभी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि कई सारे पार्टनर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एरिया से आए होते हैं, तो उन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या हम कहें कुछ इस टाइप का झगड़ा वाला, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है? वहाँ हमने क्या पढ़ा था, कैसे हो गए कॉन्फ्लिक्ट्स? कोई कहे कि हम ये डिसीजन लेंगे तो बिज़नेस के लिए बेटर होगा, कोई कह रहा है नहीं ये डिसीजन लिया जाए तो बेटर होगा। तो इसका मतलब क्या है? सारे सबके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वहाँ हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में हो सकता है? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, या डायरेक्टर्स हैं, या एम्प्लॉयज़ हैं, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। कोई कह रहा है कि अगर इस डिसीजन को लिया जाए, डिबेंचर होल्डर सोच रहा है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए डिबेंचर, अच्छा आपने शायद डिबेंचर के बारे में भी नहीं पढ़ा, आगे हम डिस्कस करेंगे। डिबेंचर इज़ द क्रेडिट ऑफ द कंपनी, उधार होता है, और वो पर्सन जो ये डिबेंचर जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे कंपनी के डिबेंचर्स भी होते हैं। जो कंपनी के शेयर्स को ख़रीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो कंपनी के डिबेंचर को ख़रीदते हैं उनको हम डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। मतलब प्रॉफिट ही होगा, कैश ही दिया जाएगा, लेकिन नाम सबका अलग अलग दे दिया गया। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। डिबेंचर होल्डर सोच रहा है कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको मिलना है वो हाई हो जाए। शेयर होल्डर सोच रहा है कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसका मिलने वाला जो डिविडेंड है वो ज़्यादा हो जाए। डायरेक्टर सोच रहा है हम कुछ ऐसा करें, मतलब कहने का मतलब सब आपस में अपने अपने लिए और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सोच रहे हैं। वर्कर्स सोच रहा है कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारा जो प्रॉफिट है या जो हमारी सैलरी वो इंक्रीज़ हो जाए। तो आपस में सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दूसरी वजह ये भी होता है कि शेयर होल्डर चाहता है कि भाई हम कंपनी के ओनर हैं तो हम जो कहें या जो हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो किया जाए। डायरेक्टर सोचते हैं हम कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मेन हैं, तो जो हम डिसीजन लिया जाए वो। तो कहने का मतलब सबके बीच में आपस में डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, ठीक है। तो ये था हमारा डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। अगर आपकी बुक में कोई और भी इसके अलावा पॉइंट दिया है तो आप हमें पिक्चर भेजिएगा, फिर हम उसको हालांकि मुझे लग रहा है कि 7 पॉइंट तक आपकी जो बुक में दिया है वो सब कुछ कवर हो गया है, लेकिन अगर आपकी बुक में कोई और भी पॉइंट दिया है अलग से तो सेंड करिएगा पिक्चर, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं। जैसे हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देखा था कि ड्यूरेशन के बेसिस पे या ओनरशिप के बेसिस पे हमने पार्टनरशिप को डिवाइड किया था। पार्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में देखा था। वैसे ही टाइप्स ऑफ कंपनीज़ भी होती हैं। कितने तरह की कंपनी होती हैं अब तक आप लोग अगर हम पूछें जनरल तो सब लोग यही कहेंगे कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। तीसरा जो टाइप ऑफ कंपनी है वो शायद ही किसी को मालूम हो, वो है 1 पर्सन कंपनी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी आर कंपनीज, तो यू सेड कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, हम लिमिटेड क्यों कह रहे हैं इसकी वजह भी हम बताएंगे आपको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। एक सिंगल बेसिस के एक पर्सन जिसमें इन्वॉल्व होता है वो भी कंपनी होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।